सैयद नूर साहब की ज़िंदगी स्टार्ट से यहाँ इस कुर्सी तक, अगर मैं इसका वन लाइनर लेना चाहूँ आपसे, तो क्या वन लाइनर देंगे आप इसका? हम अपने आप को अरमान में देखना शुरू हो गए। जितने भी स्टूडेंट थे उनकी तरफ पतलूनें पहनना शुरू कर दी। कुछ लोगों बच्चों ने बाल वैसे बनाना शुरू कर दिए। पहला तार किस फिल्म ने छेड़ा, किस सीन ने छेड़ा कि मुझे लगा, आपको सैयद नूर को लगा कि मैंने फिल्म की तरफ ही जाना? ये वो नाम हैं, 3 नाम हैं बहुत बड़े जिन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को उठा के रखा, बुलंदियों तक पहुंचाया। कोई आपका बहुत ज़्यादा कदरदान वो कह रहा था कि आप किसी को उस्ताद नहीं मानते। मैंने कोई 250 के करीब फिल्म्स लिख ली। मैंने कहा मैं तो डायरेक्टर बनने आया था, मुझे कोई डायरेक्शन का चांस ही नहीं दे रहा। कोई ऐसी फिल्म आपकी हाथ की लिखी हुई है जो आज के एरा में भी सूट करती है या आज के एरा के मुताबिक आती है? आपकी जो फिल्म इंडस्ट्री है उसके लोग मुझे बेचारे कहीं पे धक्के खाते, कहीं पे लाइन में लगते, कहीं में रिक्वेस्ट करते नजर आते हैं, बड़े बड़े लोग हैं। हम बहुत पीछे हैं, हमें सपोर्ट नहीं है कहने, और ये मांगनी भी नहीं चाहिए सपोर्ट। अब लोग मजाक उड़ाते हैं। फवाद खान के ऊपर वो जो अमजा अली अब्बासी साहब थे वो छाए हुए थे उसके ऊपर। 35 रुपए की टिकट के साथ चूड़ियाँ का 40 करोड़ का बिजनेस है। आज 3000 की टिकट के साथ फिल्म 10 करोड़ में नहीं करती। लेकिन आपको नहीं लगता कि टिकटॉकर्स का फेम 30 सेकंड टू फेम है ये बात, और आप फिल्म बना रहे हैं 1.5 घंटे की? देखिए, फिल्म लार्जर देन लाइफ है भट्ट साहब। जो हम आप नहीं सोच सकते, दैट इज फिल्म। आपको अपनी गलती नजर नहीं आई उसमें कोई? बिल्कुल बिल्कुल फ्लॉप हुई है। तो हमने समझा कि ये लड़की को देखने आएंगे लोग। मुझे ऐसा लगता था कि शान को होना चाहिए था मुलाजिम, कम से कम कोई पंजाबी बोलने वाला होना चाहिए था। बट साहब, आप जैसे बंदे को ये नहीं कहना चाहिए। इंडिया वालों ने क्रिश बना लिया, हमारा कोई सुपर हीरो ही नहीं आ सका। अपने आप को जब माइनस करते हैं आप और आप चंगड़ बनते हैं, तो चंगड़ खूबसूरत है स्क्रीन के ऊपर, वो हीरो है। हम सारों ने यूं देखा, वहां से माइयों ने गालियां निकालनी शुरू की, वे कंजरों है कि मोहम्मद राना साहब, लोगों ने बहुत तनकीद की उनके ऊपर। उसमें बिल्कुल न्यू फेस होना चाहिए, अननोन। धुरंधर मूवी आपने देखी, फिर मेरे ख्याल से हमें उसको भी एग्री करना चाहिए, उसकी स्टोरी को भी, जिस तरह हमने हीरा मंडी को एक्सेप्ट कर लिया। मैंने आपसे कहा था, मैंने आपसे रोल कराना है असलम चौधरी का। आप ये मत सोचें कि वो बन गई तो हम, मैं अब भी कराऊंगा आपसे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आप देख रहे हैं दिल की बात ज़ुहैब भट्ट के साथ। आज जिस शख्सियत को मैंने दावत दी है अपने साथ दिल की बातें करने के लिए, वो मेरे बड़े पसंदीदा राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, फिल्म साज हैं, और फिल्म को जिस खूबसूरती से वो समझते हैं, मैंने बहुत कम लोगों को देखा है जो फिल्म के बारे में इतना नॉलेज रखते हैं और इस कदर इन डेप्थ उसकी स्टडी भी कर चुके हैं और उसको बनाते भी हैं। मेरा जो आज के मेहमान हैं वो सैयद नूर साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम कैसे सलाम। हैं आप? अल्लाह का शुक्र। इट्स एन ऑनर फॉर मी सर, मेरे लिए एजाज़ की बात है आप हमारे पास आए और हमसे बात करने के लिए। सेम ईयर भट्ट साहब। सर, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सवाल बताए मुझे। अच्छा। आप एक फिल्म डायरेक्टर हैं, मैं जब किसी के पास जाता हूँ ना, मैं कभी कभी मैंने अपने कॉलेज दौर में फिल्में बनाई हैं, मैं BNU से पढ़ा हूँ, तो वो फिल्म मेकिंग डिपार्टमेंट भी था, तो हमें हर कोई कहता था वन लाइनर। मैं कभी वन लाइनर को समझ नहीं पाया कि वन लाइनर होता क्या है, उसकी उसकी उसके अंदर वो क्या होती है, बॉडी क्या होती है और उसकी पावर क्या होती है। लेकिन फिर जब अब इस उम्र को पहुंचे हैं तो वन लाइनर का पता चला। मैं ये जानना चाहता हूँ कि सैयद नूर साहब की ज़िंदगी स्टार्ट से यहाँ इस कुर्सी तक, अगर मैं इसका वन लाइनर लेना चाहूँ आपसे, तो क्या वन लाइनर देंगे आप इसका? फिल्म से मोहब्बत, दैट्स इट। सनमा। फिल्म से मोहब्बत, ये आपकी ज़िंदगी का वन लाइनर? बचपन से, मैं अगर इसको एलेबरेट करूं तो बचपन से फिल्म देखने का शौक़, जवानी में भरपूर शौक़, और फिर सब छोड़ छाड़ के फिल्म में आ गए, फिल्में बनाना शुरू कर दी, और अब तक फिल्म से वाबस्ता हैं। और ख्वाहिश है कि जब तक सांस चल रहे हैं फिल्म चलनी चाहिए। ये शुरू कैसे हुआ? वो पहला तार किस फिल्म ने छेड़ा, किस सीन ने छेड़ा कि मुझे लगा, आपको सैयद नूर को लगा कि मैंने फिल्म की तरफ ही जाना? मैं बताऊं आपको, मैं जहाँ रहता था उसके इर्द गिर्द तमाम सिनेमास थे। अच्छा, मैं मिकलोर रोड पे रहता था, मिकलोर रोड की बैक साइड पे। तो आते जाते जब स्कूल जाते थे तब सिनेमा से गुजर के जाना, बड़े बड़े बोर्ड, तस्वीरें एक्टर्स की। उस ज़माने में अकमल साहब और जो सुपरस्टार थे, हबीब साहब, इजाज़ दुरानी साहब। ये किस ईयर की बात कर रहे हैं आप? मैं 68 की 67 की बात कर रहा हूँ। ठीक है। फिर अचानक वहीद मुराद साहब की एंट्री हुई, अरमान। पहले हीरा और पत्थर वगैरह आए, तो उसको देखा, यंग हीरो पहली बार स्क्रीन पे आया,
फिर जब अरमान लगी तो हम अपने आप को अरमान में देखना शुरू हो गए। जितने भी स्टूडेंट थे उनकी तरफ पतलूनें पहनना शुरू कर दी, कुछ लोगों बच्चों ने बाल वैसे बनाना शुरू कर दिए, कुछ किसी की अदा ऐसे ऐसे चलना, उनका थोड़ा सा लचक थी उनके चलने में, तो मैं भी उनको बहुत पसंद करता था। उसके 2-3 साल के बाद नदीम साहब आ गए, दूसरा सुपरस्टार आ गया यंग, तो अपने आप को उसमें देखते थे। नदीम साहब से तो आपका मुशाहबत भी है। जी हाँ, किसी हद तक तो देखने की हद तक था। मैं जर्नलिज्म कर रहा था। ठीक है। दयाल सिंह कॉलेज में पढ़ रहा हूँ मैं, और कोहिस्तान अखबार जो सनोबर सनमा और रतन सनमा के बीच में नसीम इजाज़ी साहब उसके एडिटर। वाह। तो उसमें मैं आर्टिकल लिखता था, तो 60 रुपये मुझे मिलते थे। अनफॉर्चुनेटली वो जो कोहिस्तान है वो बंद हो गया, भट्टू साहब ने बैन कर दिया उसमें। अब मैं बैठ कर सोचूं कि मुझे क्या करना चाहिए, इमरोज़ जाना चाहिए, नवाए वक्त जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। मैंने कहा अपने आप से सवाल तो करूं, मुझे करना क्या है, यही करना है। जब मैं अपने आप से सवाल किया को खासी देर, तो जवाब आया तुम फिल्म मेकर बनो। फिल्म मेकर बनो यानी कि एक्टर भी नहीं, फिल्म मेकर, डायरेक्टर बनो। कभी एक्टर तो कभी चाहत हुई नहीं एक्टर बनने की, फिल्म मेकर बनो। फिल्म मेकर। ये वही दौर है जिस दौर में आपने वो एक आर्टिकल भी लिखा था 2 फूलों का, इसमें 2 फूल आपस में बातें कर रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी। ये वही दौर है। ये वही दौर है। और आप शुरू से क्रिएटिव राइटिंग की तरफ थे। बिल्कुल मैं क्रिएटिव, लेकिन जब मुझे फिल्म मेकर बनने गया है तो उस ज़माने में मोहम्मद जावेद फाजिल जो थे, वो थे तो कदीर गौरी साहब के शागिर्द, लेकिन वो एस सुलेमान साहब को जो मेरे उस्ताद हैं उनको असिस्ट कर रहे थे। मेरी उनसे मुलाकात हुई, मैंने कहा मैं डायरेक्शन में आना चाहता हूँ। उन्होंने सुलेमान साहब से बात की, अप्रूवल आ गई, मैंने इस तरह डायरेक्शन में आ गया। आपके उस्ताद कौन है? एस सुलेमान। एस सुलेमान। एस सुलेमान ये वो नाम हैं, 3 नाम हैं बहुत बड़े जिन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को उठा के रखा, बुलंदियों तक पहुँचाया। पहला नाम मिस्टर संतोष कुमार, दूसरा नाम मिस्टर दर्पण, तीसरा नाम एस सुलेमान। वाह वाह। इनकी जो वाइफ्स थी मैडम सबिया खानम, मैडम नैयर सुल्ताना और मैडम जरी पन्ना, ये एक फैमिली थी जो प्योर फिल्मी फैमिली थी और जिन्होंने फिल्म को बहुत अरूज दिया, नाम दिया। संतोष साहब पहले सुपरस्टार हैं पाकिस्तान में फिल्मों के, फिर दर्पण साहब ने आके उनके तकाबुल में उन्होंने फिल्में की और बहुत हिट फिल्में की, और सुलू भाई ने फिल्में बनाई। तो इस तरह मैं इस ख़ानदान का शागिर्द। वाह वाह। कोई आपका बहुत ज़्यादा कदरदान वो कह रहा था कि आप किसी को उस्ताद नहीं मानते, तो मैंने ये सोचा, मेरे दिल में आया कि आप किसको उस्ताद मानते हैं, तो आपने वो बताया। मैं तो मेरे उस्ताद का मुझे फ़ोन जब आता था मैं खड़ा हो जाता था। अभी भी मैं जब उनका नाम लेता हूँ तो मेरे अंदर एक सनसनाहट होती है, क्योंकि जो उनसे सीखा है। 5 साल मैंने उनको असिस्ट किया, लेकिन मुझे 17 फिल्में असिस्ट की, कोई चांस नहीं मिला डायरेक्शन का, कुछ भी। तो ऐसे मैंने एक स्क्रीन प्ले लिखा, 1 लाइनर। वो किसी तरह मैडम संगीता की अम्मी के तक पहुंच गया, उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा जी ये कहानी हम बनाना चाहते हैं। मैंने कहा जी बना ले, मैंने तो अपने लिए लिखी है, मुझे डायरेक्शन का चांस मिलेगा तो मैं बनाऊँगा। उन्होंने कहा नहीं हम बना। उन्होंने किसी एक डायरेक्टर थे बड़े पॉपुलर उस ज़माने में, उनको कहानी सुनाई, उन्होंने कहा हाँ अच्छी है लेकिन इसमें ये तब्दीलियाँ। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ये तब्दीलियाँ होंगी तो ये ख़राब हो जाएगी, बन तो जाएगी लेकिन ख़राब हो जाएगी। वो बंद हो गई फिल्म, बनी नहीं, बंद हो गई कि जी कट हो गए वो डायरेक्टर, अब क्या करें। मैंने फिर एक दिन मैडम संगीता से, हम लोग आउटडोर शूटिंग कर रहे थे, गाने की पिक्चर्स हैं मरी में, तो बैठे हुए तो इस स्क्रिप्ट की बातें शुरू हो गई। मैंने कहा ये शायद ना बने, तो ऐसा करें आप डायरेक्शन करें इस फिल्म की, मैं आपको असिस्ट करूँगा और हम ये बनाते हैं फिल्म। ठीक है। उन्होंने अपनी अम्मी से बात की, वो मान गई, और यूँ पहली फिल्म लॉन्च हुई सोसाइटी गर्ल, जो 76 की बेस्ट फिल्म करार पाई। बिल्कुल ऐसी था, और मुझे अवार्ड मिला उसका। मैंने उसका नाम सुना है, बिल्कुल सोसाइटी गर्ल। जी, ये मेरी ज़िंदगी की पहली फिल्म थी। तो डायरेक्टर बनते बनते मैं राइटर बन गया। वाह वाह वाह। और इस तरह फिर भट्ट साहब मैंने कोई 250 के करीब फिल्म्स लिख ली। तो मैंने कहा मैं तो डायरेक्टर बनने आया था,
मुझे कोई डायरेक्शन का चांस ही नहीं दे रहा। तो मेरे पास इतने पैसे जमा हो गए थे कि मैं फिल्म प्रोड्यूस की, जिसको मैंने खुद डायरेक्ट किया, खुद लिखा, और वो फिल्म लगी, वो भी हिट हो गई। उसका नाम था कसम। कसम भी बड़ी फिल्म थी। तो साथ ही मुझे दूसरी फिल्म मिल गई सुहेल भट्ट साहब की, जीवा। वो भी हिट हो गई। तीसरी फिल्म मैंने खुद प्रोड्यूस की, सरगम, वो भी हिट हो गई। चौथी फिल्म घूंघट आई, वो भी हिट हो गई। हवाएं आई, वो भी। और यूँ मैं डायरेक्टर बन गया, जो मेरा जो ड्रीम था मेरा। एक सवाल है, वो ये मेरे दिल में आता है कि आपने 250 फिल्में लिखी, स्पेशली अब आपकी 80 से पहले की फिल्म जो आपने लिखी हो, जो जैसे सरगम है, जैसे कसम है, जैसे ये 90s में आती है, जैसे जीवा है। इसको हम आज की एज में, आज के एरा में, कोई ऐसी फिल्म आपकी हाथ की लिखी हुई है जो आज के एरा में भी सूट करती है या आज के एरा के मुताबिक आती है? नहीं, आज के एरा कोई ऐसे, देखिए कैरेक्टर्स वही हैं, कहानियाँ वही हैं, जज्बात वही हैं, उनको प्रेजेंट करने का अंदाज बदल गया। आप नया अंदाज दे सकते हैं, वरना रिश्ते वही हैं, जेलसीज वही हैं, मोहब्बतें वही हैं, प्यार वही है। लेकिन अब आप अपने अंदाज में, जो यंगस्टर्स हैं और अंदाज में देखते हैं, हमने किसी और अंदाज में देखा। अब आज के दौर में वही कहानी अगर आप बनाएं किसी और अंदाज में तो वो बन जाएगी। ये तब्दील कुछ नहीं हुआ, प्रेजेंटेशन बदल गई है। और ये प्रेजेंटेशन काफ़ी बदल गई है। ऑफ कोर्स, देखिए ना, कहीं एक तो प्रेजेंटेशन ये हुआ करती थी कि 3 घंटे से कम फिल्म होती थी, लोग शोर मचा देते थे। कट गई फिल्म ने। अब वो कहते हैं जी 1.5 घंटे से ज़्यादा ना हो। 1.5 घंटे से ज़्यादा ना हो, बिल्कुल ठीक है। टाइम T20 जैसे हो गया, उसी तरह हमारी फिल्म भी। तो ये मिजाज है ना, देखने वाले का भी मिजाज बदला है। और जब देखने वाले का मिजाज बदला है तो मेकर के भी मिजाज बदले। मेकर भी उसी तरह फिर फिल्म बनाता है जिस किस्म के मिजाज हों देखने वाले। अच्छा नूर साहब, अभी आपने जो मूवीज़ बनाते हैं आप, आज के दौर की, आप अभी भी मूवीज़ बना रहे हैं, आज के दौर की मूवीज़ को भी समझते हैं आप, और आपने 1.5 घंटे की भी बात की कि 1.5 घंटा टाइम, अब लोग कहते हैं 1.5 घंटे की हो, इससे ज़्यादा फिल्म ना हो, देखते भी नहीं हैं। तो हम कहाँ पर कमी पे हैं? हम किस तरह, जो फिल्म जिस तरह की आजकल आ रही हैं, हम किस कमी पे हैं? यानी कि हमारे अंदर क्या चीज़ कम है कि हम एक कैलिबर की फ़िल्म अभी तक प्रोड्यूस नहीं कर सके? अभी जो एक अच्छी, जिसका नाम फिल्म का सुना जाता है, वैसे मुझे वो पसंद नहीं है। मौला जट के बारे में कहा जाता है कि मौला जट फिल्म जो सी थी वो बड़ी अच्छी फिल्म आई थी और उसने एक नया दे दिया था ना, एक नया रुख दे दिया था। मेरे ख्याल से उसकी पिक्चराइजेशन बहुत अच्छी थी, उसमें नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत अच्छा था, लेकिन स्टोरी के लिहाज से और जिस तरह के करैक्टर को पोर्ट्रे किया गया था उस लिहाज से वो थोड़ी सी कमज़ोर थी। आपको क्या लगता है कि हम किस तरह मैच किस तरह कर सकते हैं? नहीं, मुझे ज़ाती तौर पे बहुत पसंद थी वो। ठीक है। और वो वाकई जिस पैटर्न की फिल्म थी वही पैटर्न आज यंगस्टर्स का देखने का स्टाइल है। देखिए, एक ज़माना था जब साउंड ऑफ म्यूज़िक बन रही है, जब सनफ्लावर बन रही है अंग्रेज़ी फिल्म। आज आप देखें वो आज क्या बना रहे हैं, बन रही है। हाँ, बंदरों का तमाशा है वो, लेकिन बड़ी फिल्म है। उसके लिए लेंसेज क्रिएट किए गए, कैसे लेंसेज होंगे हम बनाएंगे, उसके लिए उसको स्पेशल वर्क किया गया मेकअप के, और उस पर कंप्यूटर पे सारा वो बनाया उन्होंने। तो ये बनाने का स्टाइल भी बदला है और देखने का स्टाइल भी बदला है। पहले जो लोग थे हर फिल्म को देखते थे, जैसी भी फिल्में उन्होंने देखने फिल्म बिजनेस कहती थी, चलती थी। तो लोग सीधे साधे थे। अब लोग बहुत चालाक हो गए। जेन ज़ी चालाक है, अब चालाक हो गए हैं और फिल्म मेकर कमज़ोर हो गया है। अब वो पढ़ नहीं पा रहा देखने वालों का ज़हन, वो कैसे चाहते हैं, क्या चाहते हैं, और जो वो चाहते हैं उतना उसके पास सरमाया ही नहीं है बेचारे के पास कि वो दे सके, कि वो स्पेशल इफेक्ट कर सके और वो जाके बाहर की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके। तो हमारे लिए शुरू से ये मसाइल रहे। जब हम यहाँ फिल्म्स बनाते थे हमारे पास लेबॉर्ट्री नहीं होती थी। हम कहते थे हमारे पास लेबॉर्ट्री नहीं है, हमारे इसलिए कलर्स अच्छे नहीं आते, हमारे पास कैमरे अच्छे नहीं हैं, ये नहीं। अब हालात बदल रहे हैं। जब हम कैमरे अच्छे ले लेते हैं तो वहाँ कुछ और बन गया है। हम पीछे हैं, यानी हम बहुत पीछे हैं, हमें सपोर्ट नहीं है कहने, और ये मांगनी भी नहीं चाहिए सपोर्ट। अब लोग मजाक उड़ाते हैं जब हम ये कहते हैं जी हमें सपोर्ट नहीं है। वाकई हम कब तक मांगते रहेंगे सपोर्ट? तो या तो आप ऐसा काम करें, ऐसी फिल्म्स तख्लीक करें कि वो कम सरमाए के साथ लोगों को चौंका दे, और ऐसा हो भी सकता है। और मैं इसी पे काम कर रहा हूँ, इसी पे यंगस्टर्स को तैयार कर रहा हूँ
कि आप अपने थॉट्स को पावरफुल करें, अपनी प्रेजेंटेशन को पावरफुल करें, बेशक उसमें स्पेशल वर्क है कि नहीं है, आइडिया चौंकाएं। सर लोग तो थिएटर पे लोगों को चौंका देते हैं। थिएटर के आर्टिस्ट, वहाँ इतना कुछ नहीं होता, कोई विजुअल इफेक्ट्स नहीं होते, कुछ नहीं होते। वहाँ पर प्रेजेंटेशन में लोग चौंका देते हैं अपनी उससे, परफॉर्मेंस से, एक्टिंग से। तो ये कैमरे के ऊपर क्यों नहीं कर पाते हम? मेरे ख्याल से हम अभी लोगों को पढ़ा भी नहीं रहे, ना फिल्म मेकिंग पढ़ा रहे हैं। नहीं, फिल्म बच्चे तो पढ़ रहे हैं सर। मैं बताऊं आपको, 15 साल 16 साल पहले मैंने डॉक्टर मुगीस साहब से रिक्वेस्ट की पंजाब यूनिवर्सिटी में कि आप मैथ्स कम्युनिकेशन पढ़ा रहे हैं तो इसके साथ फिल्म को लगा लें। उन्होंने वीसी साहब से बात की, अप्रूवल आ गई और फिल्म पढ़ाई जाना शुरू हुई। फिर बीएनयू ने भी शुरू किया अभी? नहीं, वो बाद में, इसके बाद वो स्पीरियर में चले गए, स्पीरियर में शुरू हो गया, फिर बीएनयू, फिर एनसीए, मतलब सारे बाद में आए। कई बैजेस निकल चुके हैं, एक भी फिल्म मेकर नहीं निकला। यही सवाल। हाँ, क्यों नहीं? इसलिए कि पैशन नहीं है, इसलिए कि जो पढ़ता है, डिग्री लेता है, वो जाके नौकरी करता है। हमने 5 साल रगड़े खाए, पैदल चले, सेटों पे सो गए, सेट लग रहा है, उस्ताद ने कहा यहाँ सेट लगाना है आपने, यहाँ, और कील थोड़ी लेके बैठे हुए। हमने एक एक डिपार्टमेंट में जाके काम किया। नूर साहब, अब ड्रामा बनता है, आपकी जो फिल्म इंडस्ट्री है उसके लोग मुझे बेचारे कहीं पे धक्के खाते, कहीं पे लाइन में लगते, कहीं में रिक्वेस्ट करते नज़र आते हैं, बड़े बड़े लोग भी। लेकिन ड्रामा इंडस्ट्री उसी रफ्तार से फल फूल भी रही है। इसके जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं वो मूवीज़ से ज़्यादा पॉपुलर हैं, बल्कि यहीं से निकल के वो मूवीज़ में चले जाते हैं। सिल्वर स्क्रीन जो सी है, वो छोटी स्क्रीन, वो बड़ी स्क्रीन को खा चुकी हुई है। ऐसा आपको नज़र आता है? नहीं, मुझे क्यों ऐसा लगता है? फिर मुझे क्योंकि लगता है कि यही स्टार है। आप पाकिस्तान में देखें, स्टार, फिल्म स्टार को शायद वो इतना ना, बल्कि टीवी के आर्टिस्ट जाके फिल्में बना रहे हैं और फिल्मों में काम कर रहे हैं। नहीं, देखिए ड्रामा जो है वो फ्री, इवन साइमा नूर साहिबा भी अब ड्रामा में आ गई हैं। नहीं, आ तो गई हैं, लेकिन ये ड्रामा जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट है। घर में बैठ के आप ड्रामा देख रहे हैं, साथ में खाना भी खा रहे हैं, बच्चों को भी डांट रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं। अच्छा, अब अच्छा जब मुझे ये सीन देखने दो। फिल्म इज़ अ बाई चॉइस। हाँ, आप घर में फैसला करते हैं कि आपने फिल्म देखने जाना है, कल जाना है, कल आ गया, तैयार हुए, गाड़ी में बैठे, पेट्रोल डलवाया, बाई चॉइस है। अब आप चले गए, पैसे खर्च के जा, सिनेमा चले गए, सिनेमा जाके लाइन में लग गए, लाइन में लग के आपने टिकट खरीदी है, टिकट, हाँ, टिकट खरीदी है, अंदर गया, पॉपकॉर्न खरीदे, कोक खरीदें, लेके अंदर जाके बैठ के आपका 20,000 रुपया खर्च हो गया है फैमिली का, क्योंकि 3,000 रुपये की टिकट है। मल्टीप्लेक्स में महंगी है ही मल्टीप्लेक्स, सिंगल स्क्रीन तो वैसे ही ख़त्म हो गया। वो सर अच्छा है ना, वहाँ बैठने में मज़ा आता है, एनवायरनमेंट अच्छा है, एसी लगा हुआ है, रिक्लाइनर अच्छे हैं। सो जो जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो 35 रुपये वाली टिकट वाले थे, वहाँ पर सीटें भी टूटी हुई हैं, हूटिंग भी हो रही है, वहाँ पर परेशानी भी हो रही है, फैमिली लेके जाना भी नहीं चाहते हम। यही सिनेमा है, यही सिनेमा है, टूटी हुई सीट के ऊपर बैठ के एंजॉय करना, उनके लिए है सिनेमा। आप ये जिन लोगों की बात कर रहे हैं तो घरों में मिनी सिनेमाज हैं, घरों में प्रोजेक्टर लगाए हुए हैं। सिनेमा वो है कि आप के लिए लार्जर देन लाइफ है। आप एक छोटे से घर में रहते हैं और आपने सिनेमा जाना है। तो सर ये टाइम चला नहीं गया? नहीं, अब तो वो वाले भी चाहते हैं कि थोड़ी सी इन्वायरमेंट साफ हो। नहीं, वो गरीब आदमी भी ये चाहता है कि फैमिली जहाँ बैठे अच्छी सीट हो, बैठूं। लेकिन वो ये भी चाहता है कि टिकट सस्ता हो, टिकट सस्ता हो, उनकी रेंज में हो ना। अब उनकी एक आम आदमी की जिसकी 25-30 हज़ार रुपये तनख्वाह है, वो अपना घर चलाएगा जो 10,000 रुपये टिकट पे खर्च कर देगा। इसीलिए ये दूर, इन्होंने मासेस को दूर कर दिया इस सिनेमा ने। हम तो बड़े खुश हुए थे कि जब मल्टीप्लेक्सेस बने कि हम तरक्की कर रहे हैं, हमारी फिल्में मल्टीप्लेक्स में चलेंगी। अरे चल तो नहीं है, देखने वाले ही नहीं आ रहे। 35 रुपये की टिकट के साथ चूड़ियाँ का 40 करोड़ का बिजनेस है। आई नो। आज 3,000 की टिकट के साथ फिल्म 10 करोड़ में नहीं करती। क्यों? इसलिए कि उसको देखने वाले बार बार देखते थे। एक फैमिली ने देखा, फिर दूसरी फैमिली ने, साथ आ रहे हैं, 100 बार देखी लोगों ने, फिर जाके ये बिज़नेस हुआ। अभी एक बार मुश्किल देखते हैं, वो दूसरी बार कहते हैं यहाँ ना देख। तो ये चेंज हो गया काम।
अब OTT आ गया है, नेटफ्लिक्स आ गया है, क्या नहीं, जहाँ हमें ज़माने के साथ बदलना चाहिए या जिद्दत पसंद होना चाहिए या हमें रुक जाना चाहिए? नहीं होना चाहिए जिद्दत के साथ। मैं एक इंडियन डायरेक्टर का इंटरव्यू सुन रहा था, तो उसने कहा जी आप बॉम्बे इंडस्ट्री कहाँ खड़ी है, कोई फिल्म ही नहीं चल रही, इतने इतने बड़े स्टार्स हैं और साउथ में अननोन स्टार्स हैं, और बाहुबली और फलाना बली और क्या स्टोरी। तो उसका लॉजिकल जवाब था, उसने कहा कि यहाँ बॉम्बे में एक्टर्स फिल्म बना रहे हैं, एक्टर्स शाहरुख खान फलाना खान फिल्म बना रहे हैं, और वहाँ डायरेक्टर बना रहा है। नाइस, व्हाट एन आंसर। हाँ, डायरेक्टर बना रहा है, एक्टर्स का पता ही नहीं है आपको, और आप फिल्म देख रहे हैं। तो आज का दौर जो है वो नए लोगों को, नए एक्टर्स को लेके आए हैं, नए एक्टर्स के साथ वो स्क्रिप्ट बनाएं जो वो आपके सामने वो एंटरटेनमेंट पेश कर दे, जो पुराने एक्टर्स भी नहीं देख सकते। आज की नस्ल आर्ट क्योंकि जब हम फिल्म में आर्ट करते हैं तो हम रिवायतों को भी मद्देनज़र रखते हैं, हम रिवायतों के साथ चलते हैं, हम जब बातचीत करते हैं हम फैमिली वैल्यूज़ के साथ चलते हैं, हम ऐसी बात जो सी है जो गलत हो, नेगेटिव हो, उसको विलन से एसोसिएट करते हैं, जो अच्छी चीज़ हो, लंबरदार हो किसी हक का, उसको हीरो से एसोसिएट करते हैं। आज की नस्ल इन चीज़ों को समझती है, क्योंकि मैंने देखा आज की नस्ल हीरो से ज़्यादा विलन को पॉपुलर कर देती है। वो विलन जैसे वो उसमें रहमान डकैत विलन था, उसमें एनिमल में बॉबी देओल विलन था, तो विलन हीरो के ऊपर और शैडो कर गए। तो हमारे यहाँ पर भी क्या ऐसा हुआ? नहीं, हमारे यहाँ नूरी नाथ मोला जाट में, हाँ जी, इंडिया में शोले में गब्बर। तो विलन जब तक पावरफुल नहीं होगा तो उससे फाइट करने का मज़ा नहीं आएगा, बार बार हीरो को हारना चाहिए, और एक्साइटमेंट यही है कि देखने वाला कहेगा कि जीतो यार जीतो, और फिर आखिर में जब वो जीतता है तो फिर वो क्लैप करता है और वो सेटिस्फाइड होता है कि अच्छाई जीत गई। पहले अच्छाई को जीतने के लिए एक स्ट्रगल चाहिए। अब मुझे अच्छाई की स्ट्रगल नज़र नहीं आती है आज की फिल्मों में। नहीं है ना, वो नेगेटिविटी ना नूर साहब, नेगेटिविटी मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि अभी जिस तरह हम मौला जाट थी, आपको पसंद है वो मुझे पसंद नहीं है, हम दोनों के डिफरेंसेस हैं इसमें। तो फवाद खान के ऊपर वो जो अमजा अली अब्बासी साहब थे वो छाए हुए थे उसके। हाँ, तो नेगेटिव था ना, नेगेटिव और छाया भी रहा। हाँ। इवन के वो याद भी रह गया, उसके डायलॉग भी याद रह गए, उसका देखना, उसका चलना, उसकी प्रेजेंटेशन वो याद रह गई। जो हीरो था वो बेचारा कहीं पे गुम हो गया, फवाद खान का पता ही नहीं चला, बाल मुंह पे डाल के वो इधर उधर फिरता। नहीं खैर, ये क्या प्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम आ जाती है, या हमारी नस्ल पसंद करती है नेगेटिव को, या नेगेटिव जो है वो अब लाइक किया जाता है कि नेगेटिव होके मजा आता है? सर, हम पे एक इल्ज़ाम है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पे कि जी हमने गुजरों को प्रमोट किया। ये कहाँ होता है, लंबी कमीज़ें और बड़कें और लाउडनेस। आपने बुड्ढा गुजर बनाई थी। मैंने गुड्डा 25 साल इस सिनेमा ने फिल्म इंडस्ट्री को जिंदा रखा, लोगों के चूल्हे चलते रहे। सुल्तान रई साहब और जितनी भी लिखी गई फिल्में, जिसने भी लिखी, वो एवरन्यू चलता रहा, शाहनूर चलता रहा, इनकी वजह से चलता रहा। जैसे ही सुल्तान रई साहब का इंतकाल हुआ, पंजाबी फिल्म कमज़ोर हुई, तो फिल्म इंडस्ट्री भी कमज़ोर हो गई। वो एक स्ट्रेंथ थी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की, सुल्तान रई साहब जो हमारे हीरो थे। शान नहीं दे सका वो स्ट्रेंथ? नहीं, शान ने दिया, शान ने बहुत दिया। शान तो खुद बैकआउट कर गया ना, खुद उन रोल से बाहर आ गया, उसने इनकार कर दिया। वरना लेकिन शान के जैसे हुमायूं गुजर थी, वो एक कल्ट मूवी थी हमारे अंदरून शहर में। नहीं, बुड्ढा गुजर में वो जग्गे का रोल जो उसने किया, मतलब वो कल्ट मूवीज थी। हाँ बिल्कुल। और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं अंदरून शहर का हूँ ना, तो वहाँ अब हम बाटे हैं, तो थे कोई मेरे कजन 2 नाजी बाट बन गए हुए थे, तो गुजर थे वो भाइयों गुजर बन गए हुए हैं, कोई तेली सी थे वो पोला सुनियारा बन गया है। सही बात। मतलब ये करेक्टर हमने चुन लिए थे अपने इर्द गिर्द, और वो थे नेगेटिव करेक्टर, लेकिन हमने उनको खुद पे तारीफ कर लिया था क्योंकि वो पावरफुल दिखाए गए थे। शान ने वो किए थे, उसको रोल किया था, तो जो हीरो बनना चाहता था, जो शान को देखता था, वो भाइयों गुजर बन के फिर रहा था। लेकिन इसके पैरेलल अगर आप चूड़ियाँ देखें, हाँ, तो लाहौर का एक मलूकड़ा सा मुंडा गाँव में जाके बहादुर बन जाता है। वो एक अलग परसेप्शन था, ठीक है ना। उसका जो परसेप्शन था कि जी लाहौरिया मुंडे कमज़ोर होंदे ने, मम्मी डैडी होंदे ने, तो पिंड दे जड़े ने वो तो बड़े पावरफुल होंदे ने। लेकिन उसने वो वहाँ गांव में जाके अपना सिक्का जमाया, परसेप्शन बदल दिया उसने। तो ये प्रेजेंटेशन पे होता है कि आप
देखिए फिल्म लार्जर देन लाइफ है भट्ट साहब, जो हम आप नहीं सोच सकते दैट इज फिल्म। जो हॉल में बैठे हुए आप नहीं सोच सकते वो आपके सामने आती है, आप हैरान रह जाते हैं, आप एक्साइटमेंट फील करते हैं। और जो आपने इधर भी देखा, इधर भी देखा, घर में भी देखा, घर के बाहर भी देखा है, वो फिल्म है तो आप कहें यार क्या है, घर में भी वही, सामने भी वही, ये क्या है? इसीलिए गोरा आज जितनी भी माफूकुल फितरत पे फिल्में बना, फिक्शन आप देखें उनके हीरोज क्या है, बिल्कुल ठीक है। ये हथौड़े लिए आ रहे हैं, इतने डंडे हैं, हथौड़ों से कैसा लड़ रहे हैं, कहाँ लड़ा जाता है भैया हथौड़ों से? पहले कहाँ बंदा उड़ता है, कहाँ बंदा। हाँ, आप देखें सुपरमैन, स्पाइडरमैन, पैटमैन, सारे मैन कुछ और बन गए। आप ठीक कह रहे हैं। तो ये फिल्म है, फिल्म ये है। और जो रियलिस्टिक आप जिसको बोलते हैं वो टीवी ड्रामा है। ये मैं एग्री करता हूँ आपसे। अच्छा एक बात बताएं, एक बंदा है वो, जैसे मैं हूँ, डायरेक्टर है, अगर फॉर एग्जांपल मैं सैयद नूर साहब हूँ, मैं वो फिल्म बनाऊंगा जो दुनिया देखना चाहती है या जो डिमांड है, या मैं वो बनाऊंगा जो मैं चाहता हूँ कि ये देखें और इसको अप्रिशिएट करें या इसके साथ जाएं? मैं क्या करूंगा? पहली बात तो ये है व्हाट्सएप कि आपको कैसे पता चलेगा कि लोग ये देखना चाहते हैं? आप इंटरव्यू करेंगे उनका जाके? नहीं, आप परसेप्शन देखते हैं ना, मार्केट परसेप्शन क्या है, लोग क्या देख रहे हैं, ट्रेंड्स क्या हैं। यही गलती करते हैं। आप इस कॉन्फिडेंस से फिल्म बनाएं कि मेरी ये फिल्म देखी जाएगी, मैं ये दिखाना चाहता हूँ, लोगों को देखनी पड़ेगी, लोग आएंगे देखने के लिए, मुझे यकीन है। मैंने जब चूड़ियाँ बनाई मेरे स्टूडियो में कहते थे सो जाएंगे लोग, क्या गाने बनाए हैं, नचवा नहीं रहा सैयद नूर, हाँ जी, ऐसे कहते थे। हाँ, ऐसे स्लो गाने, और सब उन्होंने मेरी फिल्म को ऐसे कमज़ोर फिल्म। तो फिर आपने वो नेड़े आ उसके बाद डाला? नहीं, नेड़े आ तो पहले भी था, नेड़े आ तो वो तो एक कंपैरिजन था कि दो बहनें हैं, एक मासूम सी है और एक चतर चलाक है। अब चतर चलाक का गाना वो तो नहीं हो सकता जो मासूम का है। ठीक है, ठीक है, उसका तो वही होगा जो चालाकियाँ उसकी। जी ऐसे ही है। तो वो था, तो मैंने कहा नहीं, मेरा प्रोड्यूसर बीच में डामाडोल हो गया, उसने कहा जी कुछ लाउड करें। मैंने कहा नहीं, इसकी खूबसूरती है, इसका रोमांस ही है, मिट्टी कटूंगा कि दुपट्टा मुंह से ना निकले, हैं जी, बटन पूरे बंद हों लड़की के। वो शहर से इतना ग्लैमर देख के आया, उसमें गांव की लड़की में क्या नज़र आया उसे? सादगी नज़र आई है, गांव की खूबसूरती नज़र आई है, प्योरिटी नज़र आई है, प्योर है हर चीज़। तो ये चीज़ें देखने की, मार्केट के साथ इसका मतलब नहीं जाना चाहिए। नहीं, अब मेकर को ज़हनी तौर पे बहुत पावरफुल होना चाहिए कि मैं जो बना रहा हूँ, कभी कभी फेल भी हो जाता है मेकर, नहीं फिल्म फ्लॉप हो जाती है, नहीं अभी एक हुई है आपकी फिल्म फ्लॉप, हाँ, बाजरे दी राखी, बिल्कुल फ्लॉप हुई है। उसके बहुत सारे रीज़न हैं, लेकिन सब रीज़न छोड़ के बड़ा रीज़न मैं हूँ, मेरी वजह से फ्लॉप हुई। क्या उसमें क्या आपको नज़र आया कि मेरे अंदर क्या फ्लॉ था कि ये फ्लॉप हुई? देखिए, कहीं ना कहीं तो कोई जजमेंट कॉल ख़राब हुई होगी ना मेरी। मैं ये समझता हूँ कि उस फिल्म को प्रमोट नहीं किया गया, उसको लोगों तक पहुँचाया नहीं गया। तो आपने फिर उसको रिलीज़ करने का सोचा कि मैं इसको पब्लिक के लिए आम रिलीज़ कर दूँ, देखें तो सही? मैं प्रोड्यूसर होता तो शायद मैं उसे किसी और तरह रिलीज़ करता। वो प्रोड्यूसर की अपनी मर्जी होती है, जिसका पैसा लगा होता है कि मुझे किस तरह लगाना है, अभी लगाना है या ठहर के लगाना है या इसको कोई हाइप दे के लगाना है, बस हो जाता है। लेकिन मैं कभी, आपको अपनी गलती नज़र नहीं आई उसमें कोई? मुझे अपनी गलती इस हद तक तो नज़र आती है कि साइमा को मैंने उसमें ग्लैमरस नहीं दिखाया जो उसका है। हालांकि उसमें जो लड़की मैंने ली मेरी जन्नत में, जन्नत मिर्ज़ा, वो बहुत पॉपुलर लड़की थी टिकटॉक पे, उस सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स उसके थे। तो हमने समझा कि ये लड़की को देखने आएंगे लोग, ये ग्लैमरस लड़की है। हम लोगों को बता नहीं पाए कि ये लड़की जो है, ये जन्नत वही है टिकटॉकर जो है आए थे। टिकटॉक पे असल फिल्टर बहुत ज़्यादा होते हैं ना, आप फिल्टर नहीं लगा पाए होंगे। लेकिन वो बहुत खूबसूरत आई फिल्म में, अगर आपने वो फिल्म नहीं देखी होती, बड़ी खूबसूरत लगी वो। लेकिन बहरहाल ये कुछ कोताहियाँ होती हैं जो मिल मिला के आपकी नाकामी का बायस बन जाती। अच्छा नूर साहब, ये जो टिकटॉकर को लेके आपने फिल्म बनाई, इसी उन स्पेशल खातून की बात नहीं कर रहा मैं,
लेकिन आपको नहीं लगता कि टिकटॉकर्स का फेम 30 सेकंड टू फेम है? ये बस ये 30 सेकंड के स्टार्स हैं और आप फिल्म बना रहे हैं 1.5 घंटे की, ये मिमिक्री करते हैं, ये वो लिपसिंग करते हैं या उस पर वो करते हैं, इनको एक्टिंग के बारे में या अपने मुंह से डायलॉग डिलीवरी के बारे में, इनकी आवाज़ में वो गरज के बारे में, या इनकी आवाज़ जब वो परफॉर्मेंस दे रहे हों या इमोशंस दे रहे हों तो इनकी आवाज़ के अंदर वो इमोशन आने में थोड़ा सा फ़र्क है? आपको ये जजमेंट आई? नहीं, देखिए एक्टर का तो इतना ही होता है कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होना चाहिए, बाकी काम डायरेक्टर का सर। अगर वो काम नहीं निकाल पा रहा तो वो अच्छा डायरेक्टर ही नहीं है। नए लोगों से काम लेना ही एक काम है। आप एस्टेब्लिश एक्टर्स को लेते हैं तो उसमें क्रेडिबिलिटी आपकी माइनस हो जाती है किसी हद तक, वो तो एस्टेब्लिश होते हैं। नए लड़के को जब आप लेते हैं, अगर मैं आपको लूँ और मैं आपको एक गैंगस्टर बनाऊँ तो आप बहुत खूबसूरत लगेंगे। मैं अगर आपको मौलवी बनाऊँ तो आप अच्छे नहीं लगेंगे। आपकी आँख जो है वो लड़ने वाली आँख है, आपकी आँख में एक वो जो स्पार्क है जो मैं देख रहा हूँ। तो यही पहचान डायरेक्टर के पास होनी चाहिए कि वो जिस नए आदमी को ले, नए एक्टर उसको एक्टर बनाए तो उसका रोल उसके मुताबिक होगा, सिंक्रोनाइज होगा, तो वो क्लिक कर जाएगा। यानी कि आप ये समझते हैं कि हमारे आजकल के सोशल मीडिया स्टार बड़ी स्क्रीन पे बड़े पर्दे के ऊपर अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं? कर सकते हैं, अगर डायरेक्टर परफॉर्मेंस ले सकता है तो। आप देखिए, मैंने जब सरगम बनाई है तो मैंने अदनान सम्मी को हीरो लिया। अदनान सम्मी ने कभी एक्टिंग नहीं की थी, कभी गाना नहीं गाया था। ऐसे मुझे नज़र आया, मैं एक म्यूज़िकल फिल्म बना रहा था तो मैंने कहा यार, पहले ये पीटीवी पे बैठ के बच्चों को म्यूजिक सिखाते थे, पियानो सिखाते नहीं, सीखता था, पियानो की लेके बैठे होते थे। हम छोटे छोटे थे, हम देखते थे ये जंगल में पियानो लेके बैठे होते हैं और पियानो बजाते हैं। लेकिन कभी इसने गाना नहीं गाया था, कभी इसने एक्टिंग नहीं की थी। तो जब मैंने उसको ऑफर की फिल्म तो वो हैरान रह गया कि मैं एक्टिंग, मैंने कहा हाँ मुझे तुम चाहिए। सारे लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, किसको ले रहे। क्यूट लाए थे उसके अंदर सरगम में। तो मुझे ये था कि मेरी फिल्म का जो हीरो है वो एक बर्गर बच्चा है, अमीर बच्चा है जो म्यूज़िक सीखना चाहता है उन लोगों से जो हारमोनियम लेके बैठे हुए हैं। कंट्रास्ट था ना, कंट्रास्ट। तो अगर मैं उसमें बाबर अली को ले लेता या शान साहब को ले लेता या मोहम्मद राना साहब को ले लेता या इन लोगों में से किसी को ले लेता, तो ये तो ऑलरेडी इतने रोल्स कर चुके हैं, तो इनको अपना मनवाने के लिए थोड़ा सा कर। अब वो चूँकि उसने कुछ नहीं किया हुआ था, वो मासिस के लिए बिल्कुल नया था, वो लोगों को यकीन आया कि वाकई ये कोई अमीर बच्चा है जो म्यूज़िक सीखने आया महाराज कथक से। ये उसी तरह नहीं जैसे हम दिल दे चुके सनम में सलमान खान आता है। वो बाद में है ना। हाँ, वो बहुत बाद में है, लेकिन ये वही स्टोरी है, फॉलो किया उन्होंने, फॉलो किया। हाँ बिल्कुल। अच्छा, संजय लीला भंसाली ने ये फॉलो किया इस चीज को और उस तरह उसके ऊपर पूरी एक फिल्म बना छोड़ी, बड़ी हिट गई वो फिल्म भी। हम दिल दे चुके सनम बड़ी हिट गई, उसका म्यूजिक बहुत अच्छा था। तो संजय लीला भंसाली साहब कैसे डायरेक्टर लगते हैं आपको? बहुत अच्छा है, इमेजिनेटिव डायरेक्टर है और क्रिएटिव डायरेक्टर है। हीरा मंडी देखी आपने? हीरा मंडी सीजन है नेटफ्लिक्स का? नहीं, मैं थोड़ा सा देखी, वो नेटफ्लिक्स पे ही देखी मैंने। क्या कैसा लगा आपको? जो उसका स्कूल ऑफ थॉट है, उसका ग्रेंजर, छोटी सी चीज़ को भी बहुत बड़ा करके दिखाना, लार्जर देन लाइफ, तो वो उसमें कामयाब रहे। कुछ लोगों ने एतराज़ किया, हाँ, हम जो अपनी हीरा मंडी को लेके बैठे हुए थे, हमें वो अच्छा नहीं लगा। हमने कहा ये कौन सी हीरा मंडी है, तो उसकी हीरा मंडी जो थी उसमें लोगों ने एंजॉय किया, बहुत एंजॉय किया, बड़ा मज़ा आया। मैं गेट देख के, पुरानी सेटिंग देख के, इवन वो हवेलियाँ, वो जो छोटी ईंट की हवेली उसने प्रेजेंट की, मुझे बड़ा मज़ा आया। पर सब बात यही है, मेकर की यही बात है कि वो अपनी पॉइंट ऑफ व्यू आपको मनवा दे। अपने इसने क्या किया है, बिलाल निशारी ने, मैं तो उसे बहुत प्यार करता हूँ, उसने अपना मनवाया। लोगों ने कहा ये कहाँ होता है गाँव, वो मोला जटा था गाँव सी गड्ढ सी ये सी वो सी, कितने होता है। मैं कहा किधर नहीं होता, तो फिर ये क्या है। मैं कहा ये फिल्म है, जो कहीं नहीं होता वो आप जब लेके आएंगे तो लोग चौंक के देखेंगे। मुझे उसकी कास्टिंग पे एतराज था। कास्टिंग इस लिहाज से जस्टिफाई थी कि दोनों सुपरस्टार थे। मुझे ऐसा लगता था कि शान को होना चाहिए था मोला जट, वो रूटीन हो जाता। कम से कम कोई पंजाबी बोलने वाला होना चाहिए था, कोई पंजाबी का बंदा उठा लेते। बट साहब, आप जैसे बंदे को ये नहीं कहना चाहिए।
देखिए वो एक कामयाब तरीन फिल्म है, हम उसमें नक्स निकाल के क्या कर लेंगे। चले ठीक है सर, हम इस बहस को यही छोड़ते हैं। धुरंधर मूवी आपने देखी? जी देखिए। धुरंधर, और आपने कहा कि जिस तरह आप धुरंधर का भी एक स्टाइल है, उस बनाने वाले ने उसको प्रेजेंट किया है उसी तरह, तो फिर मेरे ख्याल से हमें उसको भी एग्री करना चाहिए, उसकी स्टोरी को भी। जिस तरह हमने हीरा मंडी को एक्सेप्ट कर लिया, इसको भी एक्सेप्ट नहीं, वो सही है, उसने मनवाया। देखिए वो कोई डॉक्यूमेंट्री थोड़ी बना रहा है, दैट इज फीचर फिल्म। फीचर फिल्म में आपको अलाउंसेस होते हैं, आपके पास मार्जिन आपको बनाना पड़ता है, जो नियर टू लाइफ है उसको भी लार्जर देन लाइफ करना पड़ता है, दैट इज फिल्म। वो डॉक्यूमेंट्री तो नहीं है। डॉक्यूमेंट्री हो तो फिर आप कह सकते हैं कि देखो जी उसने डॉक्यूमेंट को वायलेट किया। आपको कैसी लगी धुरंधर? अच्छी है, कमर्शियल फिल्म है। हाँ, कमर्शियल फिल्म ये है कि आपको एंगेज करती है, आप एंजॉय करते हैं, आप एक्शन को एंजॉय करते हैं, आप कैरेक्टर्स को एंजॉय करते हैं। उन्होंने कैरेक्टर्स के नाम बदल के ये किया। अच्छा, उसमें जब मैंने संजय दत्त को देखा ना, वो चौधरी असलम वाले में, मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि आप और मैं एक दफ़ा मिले थे तकरीबन कोई इस फिल्म के आने से 6 साल पहले। मैंने आपसे कहा था मैंने आपसे रोल कराना है असलम चौधरी का। तो अब भी मैं कराऊंगा। अच्छा, आप ये मत सोचें कि वो बन गई तो मैं अब भी कराऊंगा आपसे। आप मुझे चौधरी असलम के रोल में लेना चाहते हैं? वो भी उसमें रोल में भी लेना चाहता हूँ, और एक और रोल है जो मैं आपको, यानी कि आप मुझे फिल्म में लॉन्च करना चाहते हैं? 100%, 100%। मेरी जो लिस्ट है काम करने की, अल्लाह मुझे जिंदगी दे। आमीन आमीन। आप सिर्फ फहरिस्त हैं उसमें। मेरे लिए एहसास की बात है। बट साहब हमारे पास है नहीं इस विड का आदमी, इस शक्ल वाला। और मैं ये नहीं कि आपको मैं बटरिंग नहीं कर रहा कि आप सामने बैठे हो, यू आर माशाल्लाह। तो मैं अगर यहाँ कुछ भी कह लूँ तो मैं कह सकता हूँ, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, आपने बात की बैटमैन, सुपरमैन, फिक्शन है, आप राइटर हैं, आपको नहीं लगता कि हमारे यहाँ पे फिक्शन की बहुत कमी है? इंडिया वालों ने क्रिश बना लिया, हमारा कोई सुपर हीरो ही नहीं आ सका। नहीं, हमारा सुपर हीरो जगह गुजर है। हमारा पंजाबी फिल्म का हीरो जो है सुपरमैन है। वो जिस तरह वो गंडासा चलाता है या जिस तरह गोलियां चलाता है, हमारे पास हम गरीबाना सुपरमैन यही है। आप इसको माने, लेकिन मतलब आप देखिए ये वही एक्शन है जो वो सुपरमैन बन के करते हैं, या फर्स्ट ब्लड में वो बन करके करता है। लेकिन वो तो आपको आपकी रियलिटी से दूर ले जाते हैं ना, ये आपको रियलिटी के अंदर रियलिटी से दूर ले जाते हैं। नहीं, ये भी तो रियलिटी से दूर ही होता है। ये भी तो सजना मारी नहीं रहा, सजना दूर दे ही होता है ये भी। अच्छा, नहीं मतलब आपने कभी सोचा नहीं लिखने का, फिक्शन लिखने का? यानी जैसे मैं उसकी बात नहीं कर रहा जग्गा गुजरी, मैं ये बात कर रहा हूँ जैसे फ्लाइंग जट उन्होंने बनाई वहां पर इंडिया में एक, उन्होंने उसके बाद एक वो बनाई, क्रिश बनाई, उनका अपना सुपर हीरो है अब क्रिश, उस पर 1, 2, 3 सीजन भी चला दिया उन्होंने और उसके सीक्वल भी चला दिए। हम यहाँ पर कोई सुपर हीरो बना सकते हैं? मतलब बिल्कुल बना सकते हैं, बना भी रहे हैं फिक्शन। बिल्कुल, मैं यहाँ बेस्ट ऑफ द रिकॉर्ड। अच्छा ठीक है, यहाँ पर आप नहीं बताना चाहते, लेकिन आप फिक्शन पे फिल्म बना रहे हैं। ऑफ द कैमरा मैं आपको बताऊंगा कि हम फिक्शन बना रहे हैं। बिल्कुल, मुझे इंतजार रहेगा। मेरा आगे जो प्लान है फिल्में बनाने को ऐसे ही है कुछ फिक्शन के ऊपर। हाँ। अच्छा, लोग फिक्शन को पसंद करते हैं, जैसे आपने मुझे कहा लार्जर देन लाइफ एक चीज होती है। फिक्शन है ही फिल्म। देखिए रोमांटिक फिल्में हिट होती थी, दिलीप कुमार की, मधुबाला की, संतोष भाई, सब या भाभी, ये लोग रोमांस, पत्तन बन रही है, नाची बन रही है, उधर तराना बन रही है। तो ये लार्जर देन लाइफ था। यहाँ पे एक गली में लड़का लड़की से बात नहीं कर सकता था, गुजरते ऐसे बोल के, तो उसमें वो गाने गा रहे हैं, ये कर रहे हैं, रोमांस हो रहा है, तो वो लार्जर देन लाइफ था। तो इस चक्कर में बड़े लोगों ने मार खाई है देने के चक्कर में ना कि हीरो फिल्म में तो गाना गा रहा है, इधर तो कुछ भी नहीं हो सकता, इधर कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये शुरू से ये फिल्म रही इस तरह है। और आज भी अगर आप देखें तो अंग्रेज़ी फिल्म हो चाहे कोई हो, अगर आप ईरानियन फिल्म की मिसाल लें तो वो बड़ी नियर टू लाइफ होती है। लेकिन नियर टू लाइफ वो होती है जो लाइफ आपने नहीं देखी हुई।
हाँ आपने एक बच्ची की ये स्ट्रगल नहीं देखी हुई कि उसका एक बच्चा है, छोटा सा भाई है, सब मर गए हैं, उसकी गाय है और वो है, और वो किस तरह बच्चे को भी देख रही है, स्कूल भी पढ़ने जा रही है, गाय को भी पट्ठे डाल रही है। ये आपने नहीं देखा। ये लार्जर देन लाइफ है, ये फिल्म है। दूर साहब वो फिल्म बनाते हैं क्लोजअप्स में, यानी कि इमोशंस दिखाते हैं, मेरा चेहरे के Of इमोशंस, course. मेरी आंख, मेरा चेहरा, उसको यानी कि जो भी दिखा रहे हैं वो बड़े क्लोजअप्स में दिखा रहे हैं, इमोशंस के साथ खेल रहे हैं। हमारी फिल्म ये दूर होती है, लैंडस्केप चल रहा है, दूर छोटा सा हीरो चलता हुआ आ रहा है, छोटी सी हीरोइन वो दूर नाच रही है कहीं पे और सारा कुछ हो रहा है। हम कभी क्लोजअप्स में क्यों नहीं आ सके? नहीं, ये डिपेंड करता है कि क्या ज़रूरत क्या है उस वक्त, क्लोजअप की ज़रूरत है या लॉन्ग शॉट। यूजुअली हम लॉन्ग शॉट्स में नहीं जाते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं होता, ऐसा नहीं। ये मेरा गलत परसेप्शन है। हाँ बिल्कुल। चलिए मैं इसको दूर दूर कर देता हूं। अच्छा, एक चीज होती है फैमिली एंटरटेनमेंट। हाँ जी। ये क्या होता है? मैं आज तक इसको समझ नहीं पाया। व्हाट इज अ फैमिली एंटरटेनमेंट? क्योंकि गोरे फिल्म बनाते हैं ना, या कोई बनाते हैं तो उस पे वो लिख देते हैं, पेरेंटल गाइडेंस लिख देते हैं। हमारे यहाँ पे गोलियां शोलियां भी चले तो पेरेंटल गाइडेंस नहीं आती। नहीं, ये फैमिली फिल्म ये होती है कि आप एक तो साफ़ सुथरी फिल्म होती है, अपनी बच्चों के साथ बैठ के देख सकते हैं। हाँ जी, लड़कियां अपने बाप के साथ बैठ के देख सकती हैं, बेटा अपनी माँ के साथ बैठ के देख सकता है। क्या ये फैमिली है? इसमें ऐसी कोई बात नहीं। ये नहीं है कि वो फिल्में होती हैं कि हमारी फैमिली बैठी हो वो किसिंग शुरू कर दें, बेड सीन आ जाए, दैट इज़ रॉन्ग। वो फैमिली फिल्म नहीं होती। इसका मतलब फिर हमारी जो मोस्टली पंजाबी फिल्में पिछले कुछ अरसे में बनी हैं, जो गुजरों की टाइप है, वो फैमिली फिल्म्स तो नहीं थी। बिल्कुल नहीं थी, और उनको फैमिली कम ही देखती थी, और फैमिली से निकले हुए बच्चे ज़्यादा देखते थे। अच्छा, पिछले दिनों बसंत हुई है, तो बसंत पे वो एक बड़ा चला के गाने कुछ बैन हो गए। नूर साहब, ये गाने कैसे एंटर हुए? और ये इतनी अच्छी वो हैं, गुलकारा हैं नसीबो लाल साहिबा। मैंने अब उनको थोड़ा सा सुना है जब वो कोक स्टूडियो में गई, क्या गाना गाती हैं, क्या वोकल्स हैं, क्या वो पीक पे जाके वो हाई नोट्स जो गाती हैं उनका सुर नहीं छूटता। बड़ा मज़ा आया मुझे सुनने का। मैं थोड़ा सा कान रखता हूँ गाने का ना, तो उनसे हमने क्या क्या गवा दिया फिल्मों के अंदर ना कि शर्म आए। इवन एक दफ़ा एक गाना लग गया शादी पे ना, हम बैठे हुए थे काफ़ी सारे लोग, तो शादी भी गुजरों की थी। तो डीजे जन सा था, मेरा दोस्त बना हुआ था, उसने कहा कि गुजरां दे गाने ला, गुजरां दे। अब वो गुजरों के गाने के लिए ना उसको केसेट होती थी, वो केसेट ले आया गुजरों के गाने की, कोई गुजर फिल्म उस पर बना हुआ, टाइटल बना हुआ था। वो पहला गाना चला, हम सारे फैमिली में ना यूं बैठे हुए थे। तो जब वो गाना शुरू हुआ ना, कोई अनार हिल गए थे, मौसमी, और ना हम सारों ने यूं देखा, वहां से माइयों ने गालियां निकालनी शुरू की, वे कंजरों है कि शुक्र है तो ज्योति नहीं आई किसी की। मैंने क्या है कि लाता। फिर मुझे एहसास हुआ कि मतलब ये भी एक किस्म की फहाश वल्गर चीज़ है जो हम सोसाइटी में दे रहे हैं। फिर मुझे इत्तेफाक हुआ वो उस गाने की पिक्चराइजेशन देखने का। वो मैं कहा ये पाकिस्तान में बन रही है, मतलब हम किस चीज़ को पीछे छोड़ गए। तो ये इंडस्ट्री क्या थी, ये गेम क्या थी? बस हर मेकर की अपनी एक मास्टरी होती है, जिसको वो समझता है कि मैं ऐसा करूँगा तो मैं कामयाब हो जाऊँगा। हर कोई इस तरह नहीं सोचता है। और ये जो सिंगर होते हैं या एक्टर्स होते हैं, ये अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं करते हैं, इनसे करवाया जाता है। नूर साहब, इसका मतलब प्रोड्यूसर तगड़ा? प्रोड्यूसर नहीं, डायरेक्टर तगड़ा है। नहीं, जो ये करवा रहा है इसका मतलब डायरेक्टर तो फिर बहुत ही होला हुआ ना, जो नया पाता है, या फिर उसकी अपने दिल की ख्वाहिश होगी कि मैं ये चलाऊं। बिल्कुल बिल्कुल, डायरेक्टर की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता। प्रोड्यूसर मैंने मोस्टली डायरेक्टर से पूछा, उन्होंने कहा ये प्रोड्यूसर पुश करते हैं कि यार 12 गाने तो बगैर तो मैं फिल्म नहीं बनाऊंगा। हो सकता है ऐसा हो, लेकिन बारिश वाले गाने में तो ज़रूरी नहीं कि वल्गैरिटी हो या कुछ हो, खूबसूरती भी तो आ सकती है। ये आपकी प्रेजेंटेशन पे है कि आप किस तरह प्रेजेंट कर रहे हैं गाने को। हमारी इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर तगड़ा है, मैं पूछ रहा हूँ, फैक्ट पूछ रहा हूँ, क्या फिर प्रोड्यूसर तगड़ा है या डायरेक्टर तगड़ा है आज के दौर में? आपको क्या लगता है? डायरेक्टर तगड़ा है। कौन सा तगड़ा डायरेक्टर देखा आपने? जो डायरेक्टर है। अब कुछ उड़ा दिया आपने। जो डायरेक्टर है वो तगड़ा, जो डायरेक्टर नहीं है जो है वो उसमें प्रोड्यूसर जो मर्जी करी जाए, वो प्रोड्यूसर तगड़ा है। भाई बड़ा अच्छा जवाब दिया आपने। मुझे एहसास हुआ कि हम किसी अच्छे राइटर के साथ बैठे हुए हैं जो समझ सकता है, फिल्म को लेके जा सकता है। अच्छा, एक चीज होती है फनकारे जमाने का फनकार होता है ना, एरा का फनकार होता है।
एक फनकार को कहते हैं एवरग्रीन स्टार, वो किसी भी ज़माने में फनकार था। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं इंडिया की इसलिए मिसाल दे रहा हूँ कि मैंने देखा ही उनको है ना, उनकी फिल्म ज़्यादा मैंने देखी है, उन्होंने अपने फनकारों की इज्जत भी की है, पुराने फनकारों को प्रेजेंट भी करते रहे हैं। आप यहाँ बैठ के संतोष साहब का नाम ले रहे हैं, आप यहाँ बैठ के दर्पण साहब का नाम ले रहे हैं, मेरा कोई स्टार इंटरव्यू देता है तो इनका नाम ही नहीं लेता, हमारे यहाँ के स्टार। और जबकि वहाँ के स्टार बैठते हैं, वो धर्मेंद्र से शुरू होते हैं, दिलीप कुमार से शुरू होते हैं, और वो अपने तमाम फनकारों को जिंदा रखे हुए हैं, और वो लेगेसी कंटिन्यूज, और वो आगे 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 चलती रहती है। यानी कि हमारे यहाँ पे अब आपको कोई एवरग्रीन स्टार नजर आता है जो हर जमाने का हो, शुरू से आ रहा हो और इस जमाने में भी वैलिड हो और लोग उसको देखते हो? कौन है? नदीम। हाँ, जावेद शेख साहब, नदीम साहब, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, वो आज भी बड़े फ़नकार हैं, और आज भी अगर काम लेने वाला हो उनसे। देखिए, अब ये बात नहीं कि नदीम साहब 85 ईयर्स के हो गए तो हम उनसे वो संगदिल वाले गाने गवाएं उनसे, नहीं। अब वो 85 ईयर्स के बूढ़े आदमी से आप एक ऐसा काम लें कि जो बूढ़ा ही कर सकता है, उसके लिए कैरेक्टर बुने, कैरेक्टर कंसीव करें, और वो आपको परफॉर्मेंस देंगे। आप कैरेक्टर ही ना दें, बाप बना दें लड़की का या बेटे का बाप बना दें और वो बूढ़ा बन के, नहीं, आप उनके बेस करके बनाएं। हमारे पास अहलियत ही नहीं है, स्टोरी की कमी है। हाँ, नहीं, देखिए, स्टोरी नहीं है ना नूर साहब, बनाते नहीं है। क्यों? कमर्शियलिज्म के पीछे भागते हैं। अरे ये भी ईरान नहीं भागता, इंडिया भी नहीं भागता। वो इन्होंने 100 इनिंग्स की, उस शशि कपूर के साथ एक फिल्म की जिसमें वो नमकीन कुछ शर्मा जी के नाम से थी। ये इतनी अच्छी फिल्म है, मुझे इतना मजा आया देखने का। नहीं सर, अमिताभ अभी तक पीकू की कितनी मजेदार फिल्म थी, अभी तक कर रहे हैं उन पे बेस करके। फिर बुड्ढा होगा तेरा बाप, ये कमाल फिल्में थी। हाँ, हमारे यहाँ जो गाना गाता है वो हीरो है। बारीक बातें कर रहे हैं, मैं बारीक बातें नहीं समझता। अच्छा, तो इसका मतलब हमारा एवरग्रीन स्टार नदीम साहब। ये सारे हैं जो सीनियर एक्टर हैं, ये हमारे एवरग्रीन स्टार्स हैं। नहीं, आप समझ रहे हैं ना, हमारे लिए तो इनवैलिड हो गए, मेरे लिए नहीं, मेरे से बात जेन जी के लिए। अब मसला ये है कि वो लोग हैं ही नहीं आपके पास जो यहाँ बैठ के उनका जिक्र करें। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ जेन जी की। आप एक दफ़ा पैकेजेस में बैठे हुए थे और नदीम साहब आपके साथ थे, नदीम बेग साहब आपके साथ थे, और लोग तस्वीरें दे रहे थे, लेकिन खामोशी से आ रहे थे, एक एक दो तस्वीरें लेके जा रहे थे। लेकिन उसी मॉल के अंदर जो ही कोई यूट्यूबर आ जाए तो लोग टूट पड़ते हैं उसके ऊपर। वो वाला फेम इनके पास नहीं है अब जो एक यूट्यूबर के पास है। देखिए, वो फेम इसलिए नहीं है कि उनको यूज़ नहीं किया जा रहा, वो यूज़ हो रहे हैं। मोबाइल पे आपको देखने को मिल जाते हैं फ्री ऑफ कास्ट वो उल्टे सीधे जोक्स। अब ये एक सीजन्ड आदमी जिसने 60 साल फिल्म इंडस्ट्री में गुजारे हैं और ऐसे ऐसे रोल की, अब ये वो बात नहीं कर सकता जो हल्की बात हो। ये आप ठहराव में बात करें, आप इनसे पूछें आपने बड़ा बड़ा काम किया, कहते नहीं मैंने नहीं किया। मैंने बात करके एहसास हुआ, यही कहेंगे, वेरी हम्बल। हाँ, नहीं है, ये बड़े लोग हैं, जो कर दिया वो गुजर गया, आगे उनसे कोई किराया नहीं रहा। आगे उनसे, अभी ये मेरी फिल्म में काम कर रहे हैं, मेरी जन्नत में, और एक डिफरेंट फिल्म है, उन पे बेस करके फिल्म बना रहा हूँ। नदीम साहब वाह, एक ऐसे म्यूजिशियन की कहानी है जिसने, जितने हमारे मौसीकार हैं बड़े बड़े, ख्वाजा खुर्शीद अनवर, रशीद अत्रे साहब, बाबा चिश्ती साहब, रोबन गोश साहब, एम अशरफ साहब, ये सारे बड़े, उनके साथ वायलिन बजाई हुई है, और आज उससे कोई वायलिन नहीं बजवा रहा। वाह, इसलिए कि मशीनें आ गई हैं, वाह, VSTs आ गई हैं, वाह वाह, और वो अब उसकी एक बेटी उसको पाल रहा है, और वो कहानियाँ सुनाते रहते बेटी को, जब वो गाना हुआ तो मैंने ये वायलिन इस तरह बजाया और ये किया वो किया। तो ये अब ये रोल आज के दौर में कौन करेगा? नदीम ही कर सकते हैं, नदीम साहब ही कर सकते हैं ये रोल। बड़ा रोल है ये, बड़ा रोल है। इसमें तो किसी को आपने नए सितारे को चांस तो नहीं दिया? नहीं, मेरी जन्नत में नहीं। फिर ठीक है, साइमा है और नदीम साहब हैं, वो बेटी का रोल करे, वो बाप का रोल करे। वाह, खूबसूरत। ये बात मुझे बड़ा मजा आया ये सुनने का। अच्छा, ये बताएं, एक फनकार हैं, उनके बारे में ये पूछना चाहता हूँ, उनकी उम्र कितनी है? फैसल रहमान की उम्र क्या है? फैसल रहमान बहुत छोटा है। नहीं, वो कहता है मैं काजिम से मिला हूँ। नहीं, वो ऐसे मजाक किया था उसने। फैसल रहमान इंट्रोड्यूस हुआ था मेरी फिल्म
नहीं अभी नहीं में मैंने लिखी थी वो फिल्म। ये उस नहीं अभी वक्त नहीं। हाँ 9th 10th क्लास में पढ़ता था। तो मैंने पूछा भी था होगा ना, मैंने मजाक किया, लोगों ने उसे सच समझ लिया। वो कहते हैं मैं मतलब कायदे से मिला हूँ, नहीं 10 नहीं साल का था, ऐसे मजाक कर रहे थे। मजाक कर रहे ही इज नॉट दैट ओल्ड। ना। हाँ मतलब कितने के होंगे, 70s के होंगे? ना 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 ना, ही मस्ट बी 50 में होगा। नहीं 50 बहुत ज्यादा कम है। नहीं नहीं 50 में होगा, 50 में होगा। आपसे कितने छोटे हैं आप? अगर 73 के हैं, मैं 75 का हूँ, मुझसे 25 साल छोटा है वो। 25 साल छोटा है। हाँ तो वो तो जिस तरह चल रहा है आजकल के, ये तो 88 या 89 के नहीं हैं। नहीं 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 बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है? नहीं बिल्कुल नहीं। फैसल रहमान साहब का भी खुलासा हमने कर लिया, क्योंकि वो बार बार यही चल रहा था कि वो उसमें नहीं नहीं वो मजाक कर रहा था। अच्छा वो कहता है मैंने मजाक किया, उन्होंने सच समझ लिया सबने। वेरी फनी। अच्छा ये बताएं कि आपने नए फनकारों को चांस दिया, इसमें आपने शान साहब के भांजे को जो मैडम जरका हैं उनके बेटे को ईसा को चांस दिया, वो कैसा लगा? जेन जी के साथ काम करना कैसा लगा आपको? क्योंकि आपने जन्नत मिर्जा के साथ भी काम किया, आपने ईसा को भी देखा, मेरे ख्याल से हर दौर के नौजवान के साथ आपने काम किया है, बल्कि उसको इंट्रोड्यूस करवाया है। अगर मैं ये कहूँ तो वो सच है कि आइंदा पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का वो सुपरस्टार होगा ईसा। ईसा। इतना वो कंप्लीट एक्टर है, वाह। इतनी वो उसकी प्रेजेंस मुकम्मल है बिल्कुल। वैसियत हीरो, उसका बोलना, उसका बैठना, उसका उठना, उसका परफॉर्म करना, वो नॉट लेस देन सुपरस्टार। यानी कि रियाज शाही साहब का नवासा और नीलो मैम का नवासा, वो आर्टिस्ट है, बिल्कुल बहुत बड़ा आर्टिस्ट है। अपने मामू के बराबर का आर्टिस्ट है। मामू के बराबर तो अभी, मामू से तो पीछे है, जब काम करेगा तो फिर पता चलेगा क्या है। मामू कैसे आर्टिस्ट है? मामू में वर्सटाइल एक्टर है या शान। एक जगह पे आपने कहा कि शान और शाहरुख खान, शान बड़ा एक्टर है। ऑफ कोर्स शाहरुख तो देखिए, ये इन लोगों ने तो बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री को बिठा दिया, ये जितने भी खान हैं। सलमान खान ने भी, सब मिलके मेरा फेवरेट है। चल ही नहीं रही ना कोई फिल्म अपने ऊपर कर करके। तो उसने सुभाष जी ने सही कहा ना कि ये खान जब बॉम्बे में बना रहे हैं, नहीं चल रही, और वहाँ डायरेक्टर फिल्म बना रहा है साउथ में, नए एक्टर। हम जानते थे बाहुबली का, आज भी हम बताएं नाम बाहुबली का जिसने रोल किया है। नहीं मुझे नहीं पता, मैं बाहुबली के नाम से जानता हूँ। कितनी बड़ी फिल्म, नए एक्टर्स के साथ। तो अगर आपने अपने आप को नया करना है तो नए लोगों उसका को नाम प्रभास है। प्रभास हो, प्रभात हो, कुछ भी हो, लेकिन वो है। वो अपने एक्टर्स के साथ बहुत मोहब्बत करते हैं। जैसे रजनी थे, रजनीकांत थे, रजनीकांत, जैसे कमल हसन थे, जैसे उनका अब रजनी का जो मेरा फेवरेट एक्टर है साउथ में, वो रजनी के दामाद है मेरे ख्याल से, उनका नाम है धनुष। वो क्या एक्टर है, पतला सा है, मूंछें रखी हुई हैं, कोई पर्सनैलिटी नहीं है, लेकिन जब वो एक्टिंग करता है या उसको जो डायरेक्टर उसको प्रेजेंट करता है, वो मारी के नाम से उसका एक रोल था, और जब उसको प्रेजेंट किया गया, वो छोटा सा किरदार, छोटा सा, अगर आप उसे गली में चलता हुआ देख लेना कि यार ये क्या, यार क्या, हटाओ इसको, लेकिन वो क्या हीरो है कि हम उसको पसंद करते हैं, मुझे अच्छा लगता है, मुझे उसकी एक्टिंग पसंद है, कि क्या शानदार एक्टर है। एक्चुअली हमारे यहाँ जो परसेप्शन है ना कि लड़का का आपकी तरह कम्प्लेक्शन फेयर होना चाहिए, आंखें खूबसूरत होनी चाहिए, लिप्स ऐसे होने चाहिए, नाक ऐसी होनी चाहिए, वो हीरो है। नहीं, हीरो वो है जो स्क्रीन पे परफॉर्म करके हीरो बने। यस, एक्टिंग वो है सेल्फ नेगेशन, ज़ात की नफ़ी। अपने आप को जब माइनस करते हैं आप और आप चंगड़ बनते हैं, तो चंगड़ खूबसूरत है स्क्रीन के ऊपर, वो हीरो है। यस यू राइट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये बताएं कि आपका फेवरेट एक्टर कौन सा है आज के दौर में, इंडिया, पाकिस्तान, दुनिया में, हर जगह पे, पूरी दुनिया का बेहतरीन फनकार आज के दौर का, जो आपको लगता हो कि यार ये बेस्ट एक्टर? देखिए मैं बताऊँ आपको, मुझे तो सारे बेस्ट लगते हैं। कोई एक बताएं। मैं एक मैं तब बताऊंगा जो, देखिए एक्टर वो बड़ा है जो आपके रोल को सूट कर रहा है। नहीं आपके ऐसे नहीं, आज मैं को जाने नहीं दूंगा ऐसे। मुझे एक फनकार बताना पड़ेगा आपको जो सैयद नूर को पसंद है, या सैयद नूर जिसकी फिल्म देखता है। मुझे तो नदीम साहब बहुत पसंद है। इनके अलावा आज के दौर में? एक आपने पूछा, एक मैंने बता दिया। आज के दौर में सभी हैं। देखिए बट सब मैं बताऊं, ये सारे बेहतरीन एक्टर हैं। शान क्या, मोमी क्या, बाबर क्या, अरबाज क्या, रैम्बो क्या, ये सारे ही बड़े एक्टर हैं अगर इनको रोल उनकी शख्सियत के मुताबिक मिलता है तो।
शख्सियत के मुताबिक हाँ। यानी कि ये वर्सेटाइल रोल नहीं कर पाते। नहीं क्यों नहीं करेंगे? अगर मेरे पास अगर एक गुंडे का रोल है और मैं देखता हूँ कि ये गुंडा किस कद का है, किस उम्र का है, तो कौन सा एक्टर मुझे सूट करता है? ठीक है, मैं अगर उसमें फैसल को ले लेता हूँ तो वो नहीं सूट करेगा, फैसल फैसल रहमान। अच्छा, अगर मैं उसमें बाबर को ले लेता हूँ तो मुझे सूट करेगा। बिल्कुल करेगा। मतलब ये ज़रूरी है। एक टाइटल है अंग्रेज़ी फिल्मों में, आपने पढ़ा होगा, कास्टिंग डायरेक्टर। यस, मैं बात करने वाला था उसको। हमारे यहाँ नहीं होते, हमारे यहाँ डायरेक्टर ही कास्टिंग डायरेक्टर हाँ। होता है। वो अपने रोल के मुताबिक एक्टर को नहीं लेता, वो लेकर कि ये एक्टर बिकता है, इसको 4 बंदे देखने आ जाएंगे तो उसको ले लेता है। अब वो इसीलिए उसकी फिल्म पावरफुल एक्टिंग की तरफ नहीं जाती, इसलिए कि वो रोल शॉर्ट नहीं कर रहा और वो रोल कर रहा है। आपने यही गलती शायद बाजरे की राखी में की है, जन्नत मिर्जा के साथ। नहीं, जन्नत मिर्जा, हाँ हो सकता है कि मैंने उसे गांव की लड़की बना दिया, उसको ग्लैमरस रोल देना चाहिए था। आपने खुद ही कह दिया अब। हाँ, ये आप ही की बात में आ गया। अच्छा, ये मोहम्मद राना साहब अभी स्टेज पे आए, लोगों ने बहुत तनकीद की उनके ऊपर। मुझे नहीं लगता था कि तनकीद बनती थी। एक आर्टिस्ट है, वो आना चाहता है, उसकी फैमिली के लाइफ के ऊपर या उसकी पर्सनल लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उसके अपने भी कुछ ज़ाती इश्यूज भी हैं, वो भी चल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कूप कर रहा है और वो आ रहा है, खुद को प्रेजेंट कर रहा है, खुद को लेके आ रहा है स्टेज। बड़ी मुश्किल बात है। आप ट्रॉमा से गुजर रहे हो, उसकी फैमिली ट्रॉमा में है, उसका वो खुद ट्रॉमा में है, बहुत ज़्यादा परेशानी में है, मुझे उसका पता है, लेकिन मैं अभी बात नहीं करना चाह रहा। लेकिन फिर भी उसको अप्रिशिएट नहीं किया गया जिस तरह किया जाना चाहिए था। उसको लोगों ने तनकीद का निशाना बनाया, क्यों आ गए, कैसे कर। किन लोगों ने? मीडिया के जो नकाद हैं या नाकद हैं बैठे हुए। देखिए, तनकीद तब करते कि अगर वो हाथ फैला के भीख मांगता। वो स्टेज पे आके मेहनत कर रहा है, अपना फन बेच रहा है, उससे पैसे कमा रहा है, उसका हक है। वो फिल्म में बेचे, वो स्टेज पे बेचे, वो इंटरनेशनल स्टेज पे जाके बेचे, अपने आप को बेचे। आपको तो नहीं बेच रहा, आपके सामने हाथ तो नहीं फैला रहा, आपको तो उसकी कदर करनी चाहिए। तो मैं तो इस हक में हूँ कि उसको करना चाहिए स्टेज पे, और यहाँ भी उसको अपना नाम बनाना चाहिए और पैसे कमाने चाहिए। ये राइवलरी है, एक मोहम्मद राना और शान के दरमियान में थी ये राइवलरी, एक चलती रही है। ये ठीक थी? ये क्या कहते हैं इसे, क्या कहते हैं इसे, हेल्दी कंपटीशन कहेंगे आप, या ये फजूल में ही थी? नहीं, कभी भी नहीं रही। दोनों इकट्ठे काम, मेरी फिल्मों में दोनों इकट्ठे। नाजी भट्ट और हुमायूं गुजर। हाँ, नहीं, वो तो बाद में आती है। मेरी फिल्मों में अगर आप कमांडो को लें तो 2 कमांडो की कहानी थी, मोहम्मद राना और शान। फिर डाकू रानी में शान और मोहम्मद राना, मैं तो मेरी फिल्मों में बहुत इकट्ठे आए और बड़े खूबसूरत आए। ये डिपेंड करता है कि वो आपको सूट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। और ये दोनों दोस्त हैं, दोनों आप, ये लोग पता नहीं कहानियाँ कहाँ से घड़ लेते हैं। दोनों दोस्त हैं। अभी मोहम्मद की तबीयत ख़राब हुई तो शान सबसे पहले पहुंचा होता, हाँ जी, उसकी खबर लेने, उसकी तीमारदारी के लिए। तो ये लोगों की ऐसे बनाई हुई बातें हैं जो नहीं बनानी चाहिए, बहरहाल बन रही हैं। अच्छा, आजकल आपके एक दोस्त हैं, आपके बड़े मेहरबान हैं, वो आपके बारे में बहुत अजीब अजीब बातें करते हैं। वो कहते हैं कि आप इतने अच्छे नहीं हैं जितने आप अच्छे बनते हैं, इस तरह नहीं हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। नाम ले लेता हूँ मैं, नासिर अदीब साहब आपसे बहुत नाराज़ हैं, शदीद नाराज़ नज़र आते हैं। हालांकि मेरे ख्याल से वो आपके कोलीग हैं, आपके साथ बड़ा अच्छा, और आपके बारे में जो बात कहते हैं, मैसेजेस भी, उसमें भी कोई बुरी बात नहीं आपने की, तो क्यों इतने नाराज़ हो गए वो? अल्लाह उनका भला करे, बस क्या कहें हम। मैं तो उनके बारे में कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जो जिसका फिर से वो बतंगड़ बना लें। हाँ, फिर से वो बात लेके वो पॉडकास्ट कर दें अपना। उनको चांस चाहिए। अच्छा, मैं एक बात करूं, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आजकल के पॉडकास्टर है ना, ये बड़े शरारती हैं। ये क्या करते हैं ये अब आप बैठे हैं ना, वो शुरू हो जाएंगे वो आपसे कि मैं आपकी कुछ पॉडकास्ट देख रहा था, उसमें वही पूछ रहे हैं, उसके बारे में बताएं, उसके बारे में, और कोशिश की जा रही है कि आप कुछ ना कुछ, और मैं कुछ ना कुछ नहीं बताता। हाँ, मैंने ये भी देखा, आप कुछ नहीं कहते। अच्छा, बाज दफ़ा ऐसे गेस्ट को बड़ा पसंद किया जाता है जो आके बैठे और किसी दूसरे पे कीचड़ उछाले, फिर उसका एक नया इशू क्रिएट हो और वो इशू आगे बढ़े और वो बढ़ता जाए, और वो फिर जो हम जैसा पॉडकास्टर सामने बैठा हुआ है वो भी फेमस हो, और वो दूसरा बंदा जो उनसे है वो किसी कानूनी चाराजोई में फंस जाए, तो ये तमाम मज़ा लगा रहे। नहीं, आपने बहुत अच्छा पॉडकास्ट किया है, बड़े अच्छी बातें की हैं। ऐसी बातें होनी चाहिए, जो गलत परसेप्शन है इंडस्ट्री को लेके वाज़ेह होने चाहिए। बड़ा अच्छा। फाइनल सवाल पूछना चाहता हूँ मैं आपसे, सैयद नूर साहब की अगर बायोपिक बने, सबसे पहले वो करेगा कौन?
हीरो कौन लेंगे आप उसमें? आप बना रहे हैं सैयद नूर की बायोपिक, तो किसको हीरो लेंगे आप? ये तो जब बायोपिक बनाने जाएंगे तब देखेंगे। नहीं अभी अभी आप बना रहे हैं, अभी आप सैयद नूर नहीं है, अभी भी एक डायरेक्टर है आप, हाँ। जिसने सैयद नूर की बायोपिक बनानी है। उसमें हीरो बिल्कुल न्यू फेस होना चाहिए, अननोन चेहरा होना चाहिए। यार नूर साहब ये क्या है? नए चेहरों के साथ आपको क्या है? आप खुद नए हो जाते हैं भट्ट साहब, जब नए लोगों के साथ काम करते हैं आप खुद नए हो जाते हैं। अगर आप गौर करें तो आपका काम नया हो जाता है, आपके एंगल्स नए हो जाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। जी हाँ। मुझे बड़ा मजा आया ये सुन के। अच्छा दूसरी बात, इसी फिल्म का टाइटल क्या होगा सैयद नूर की बायोपिक का? राइटर। राइटर या वाह। डायरेक्टर। राइटर अच्छा है। राइटर नाम की कोई फिल्म भी थी वैसे? अच्छा नहीं। नहीं राइटर। चलें ये तो बड़ा अच्छा एक सेशन रहा। क्योंकि राइटर मुझे मानते नहीं मानते? मेरे कोलीग्स ले लें या मेरे कुछ क्यों नहीं मानते? कोई दोस्त, आई डोंट नो, और कि मैं अच्छा राइटर हूँ। डायरेक्टर मानते हैं, और वो डायरेक्टर ही क्या जो अच्छा राइटर नहीं है। नूर साहब एक बात बताएं, ये जेलसी होती है, ये क्या होता है? ये क्या इशू क्या है? एक ही बात करूंगा, मुझे इस इंडस्ट्री में बहुत नजर आती है। एक ही बात करूंगा, जो आपकी बराबरी नहीं कर सकता वो आपकी बुराई करता है। वेरी नाइस, दैट्स इट। वेरी नाइस। ये मेरे लिए भी सीखने वाली बात है। जो आपकी बराबरी नहीं कर सकता वो आपकी बुराई करता है। वो आपकी बुराई जगह जगह बैठ के करता है। नूर साहब आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आपने हमें ये एहसास बख्शा। मैंने बड़े फ्रैंकली आपसे बहुत सारी बातें पूछी हैं, जो अगर कोई मेरी तरफ से गुस्ताखी हुई हो तो मैं उसके लिए माजरत ख्वाऊँ। भट्ट साहब बहुत मज़ा आया मुझे, और आपको क्या पता है कि आप मुझसे बातें कर रहे थे और मैं आपको कहाँ कहाँ देख रहा था, किस किस एंगल में देख रहा था। अच्छा यानी कि मैं खुश हो जाऊं कि मुझे रोल मिल रहा है? जी, आप खुश ना हो, आप जिम्मेदारी महसूस करें कि आप एक इम्तहान से गुजरने वाले हैं। अल्लाह खैर करेगा। चलिए ये बहुत बड़ा इम्तहान होता है। अल्लाह ताला हमें इसमें कामयाब करे। बिल्कुल, इंशाल्लाह। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। Pleasure। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अच्छी बातें सुननी भी चाहिए, समझनी भी चाहिए और करनी भी चाहिए। बड़ी अच्छी चीज़ होती है अच्छी बातें करना। अपना ख्याल रखें। मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।